आगे बढ़ते हैं, क्रैमर्स रूल पे आते हैं। क्रैमर्स रूल में जिन जिनको प्रॉब्लम आती है एक बार में समझ लो, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सारे सवाल बन जाएंगे। सवाल डिस्कस नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि हमें 1 घंटे 2 घंटे में 4 चैप्टर खत्म करने हैं, तो हम फॉर्मूला रिवीजन करेंगे, ठीक है, सारे फॉर्मूलाज एक बार फटाफट रिवीजन। अच्छा, तो क्रैमर्स रूल में सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात कि जो कांस्टेंट टर्म होने चाहिए वो किधर होने चाहिए, लेफ्ट साइड या राइट साइड। कांस्टेंट टर्म हमेशा राइट साइड होने चाहिए, इधर राइट साइड, है ना। कांस्टेंट टर्म अगर राइट साइड, बहुत बार ऐसी इक्वेशन दे देते 2x + 3y + 4z + 7 = 0, और तुम इसी को कांस्टेंट टर्म ले लेते हो। कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 7 नहीं है, -7 है, इसको उधर भेजो, राइट साइड में होना चाहिए। अगर राइट साइड में नहीं है तो लेके आओ राइट साइड में। कांस्टेंट टर्म मस्ट बी देयर ऑन द राइट साइड, अगर नहीं है तो लेके जाओ, ठीक है। पहला स्टेप यही होता है, इसी में लोग गलती कर देते हैं, फिर d1 d2 d3 सब गलत निकलेगा, x का वैल्यू भी गलत आएगा, वहीं से गलती स्टार्ट हो जाएगी, मतलब बेसिकली बाकी सब गलत हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म मस्ट बी देयर ऑन द राइट साइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे गलती लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो कांस्टेंट टर्म राइट साइड लेके चले गए, उसके बाद d1 d2 d3 कैसे डिफाइन करते हैं, तो d होता है कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट, ठीक है। a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, तो ये x y और z के जो कोएफिशिएंट्स है वो आप एक डिटरमिनेंट में डाल दो, तो वो d हो गया। d1 के लिए फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट टर्म के साथ, इधर सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दो और इधर थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट टर्म के साथ। अगेन कांस्टेंट आपके होने चाहिए राइट साइड, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम को आपने रिप्लेस कर दिया। अब x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू होता है d1/d, y का वैल्यू होता है d2/d और z का वैल्यू होता है d3/d, ठीक है। अब अगर मान लो d का वैल्यू नॉन जीरो है, d का वैल्यू जीरो है ही नहीं, d का वैल्यू कुछ ना कुछ नॉन जीरो है, जैसे मान लो 2 आ रहा है 3 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, x y z का वैल्यू आ जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। लेट्स से d का वैल्यू जीरो नहीं है, तो क्या लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर एक सुंदर वैल्यू है। अगर डिनोमिनेटर एक सुंदर वैल्यू है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो उस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा अगर d नॉन जीरो है, तो इफ d इज नॉट इक्वल टू जीरो यू विल ऑलवेज गेट यूनिक सॉल्यूशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर d का वैल्यू जीरो हो गया, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो फिर वहीं से आपकी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर d जीरो हो गया तो फिर दो केसेस है, या तो नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, या तो नो सॉल्यूशन आएगा। नो सॉल्यूशन कब आता है, अब नो सॉल्यूशन के लिए आपकी कंडीशन ये होती है कि d1 d2 d3 इन तीनों में से एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी नॉन जीरो, इन तीनों में से कोई ना कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। इसको भी हमने ऐसे याद किया था कि मान लो डिनोमिनेटर आपका जीरो हो गया, है ना, d का वैल्यू तो जीरो है, यहां पे भी d का वैल्यू, तीनों में d का वैल्यू जीरो है, x y और z। अगर आपका न्यूमरेटर नॉन जीरो हो गया, मान लो यहाँ पे कोई 3 आ गया, है ना, और मतलब कोई भी एक, यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी नॉन जीरो। अगर इन तीनों में से कोई एक भी अगर नॉन जीरो हो गया तो 3/0 क्या होता है, 3/0 होता है नॉट डिफाइंड। 3/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड ना, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है, डिनोमिनेटर में जीरो आता ही नहीं है, तो इसीलिए आपका आएगा नो सॉल्यूशन। याद करने का तरीका समझ में आ गया भाई, ऊपर नॉन जीरो है और नीचे जीरो है, क्या बोलोगे आप बोलोगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, x का कोई वैल्यू नहीं आएगा। बट अगर ऊपर भी जीरो है, ये सारे भी जीरो, d1 भी जीरो, d2 भी जीरो, d3 भी जीरो, है ना, ऊपर वाले भी जीरो, ये जो ऊपर वाले है वो भी जीरो और नीचे वाले जो है वो भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो इसमें हमने याद ऐसे किया था, याद करने का तरीका है, ये जो 0/0 लिखा हुआ है उसको आप, ये ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसे आप इसको ऐसे कर दो तो आपको इन्फिनिटी जैसा दिखेगा ना, ये देखो ना ऐसा इन्फिनिटी जैसे तो दिख, मतलब ये जो वर्टिकल है उसका हॉरिजॉन्टल कर दो, तो इसको आप ऐसे कर दोगे तो ऐसा इन्फिनिटी जैसा दिख रहा है ना। तो अगर ऊपर वाला भी जीरो होता है नीचे वाला भी जीरो होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। याद करने का तरीका समझ में आ गया, एग्जाम में कभी कभी भूल जाते हैं, ऐसे याद कर लो ठीक है। नो सॉल्यूशन कब आएगा, तो नो सॉल्यूशन तभी आएगा जब d1 d2 d3 इन तीन में से एटलीस्ट वन ऑफ देम, मिनिमम एक नॉन जीरो होना चाहिए। अगर कोई एक भी नॉन जीरो आ गया ना तो हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर सारे जीरो आ गए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, अगर सारे जीरो है तो हम बोलेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि प्लेन्स आपके पैरेलल नहीं होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, प्लेन पैरेलल हो जाते हैं, एक प्लेन ये, दूसरा प्लेन नीचे, तीसरा प्लेन नीचे, तो इस केस में भी आपका d1 d2 d3 जीरो आएगा। बट फिर अगर तीनों प्लेन पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन थोड़ी आएगा। अगर एक प्लेन इधर, एक प्लेन इधर, एक प्लेन इधर है तो अभी भी आप क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन। बट उसमें भी आपका d1 d2 d3 जीरो आता है। तो बस आप ये चेक कर लेना कि जो भी आपको इक्वेशंस गिवन है कहीं वो पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल मतलब प्रोपोर्शनल, है ना। a1 बाई ये जो इक्वेशंस है आपको कैसे पता चलेगा कि पैरेलल है कि नहीं, तो ये और ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं वो देख लो। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये दोनों प्लेन पैरेलल होंगे। सिमिलरली इन दोनों को चेक कर लो। तो अगर पैरेलल नहीं होने चाहिए, है ना, आपकी कंडीशन सिंपल ये है कि पैरेलल नहीं होने चाहिए और फिर d1 d2 d3 अगर जीरो है देन यू विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बस एक छोटी सी टर्म्स एंड कंडीशन है और कुछ नहीं। इन शॉर्ट एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आपको d निकालना है, अगर d नॉन जीरो आ गया तो कहानी खत्म हो गई, यूनिक सॉल्यूशन। अगर d जीरो आ गया तो आपको d1 d2 d3 निकालना है। d1 d2 d3 में से कोई एक अगर नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन। अगर तीनों जीरो आ गए तो आप चेक कर लो कि कहीं प्लेन पैरेलल तो नहीं है। अगर प्लेन पैरेलल निकल आए तो आप बोलोगे नो सॉल्यूशन, और अगर प्लेन पैरेलल नहीं है और फिर भी d1 d2 d3 जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन शॉर्ट यही कहानी है।